अब जो है हम बात करते हैं रैंक ऑफ मध्य प्रदेश इन वेरियस सेक्टर। अलग अलग क्षेत्रों में मध्य प्रदेश की क्या रैंकिंग है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें कौन सा मध्य प्रदेश का रैंक है, इसमें कौन सा है। कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पल्सेस के अंदर, दालों के अंदर। तो कुल दालों के अंदर जैसे 9 टाइप ऑफ पल्सेस, 9 टाइप के जो पल्सेस हैं वो शामिल, या दाल जिसको हम बोलते हैं, तो 9 टाइप की दालें शामिल की जाती है। जो कुल पल्सेस है, टोटल पल्सेस है, उन टोटल पल्सेस में मध्य प्रदेश का जो नंबर है वो नंबर 1 यहाँ पर आपको है। उसके बाद सोयाबीन के उत्पादन में वी आर ऑन द नंबर सेकंड, दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे महाराष्ट्र है। और अनफॉर्चुनेटली 2021 में 2021 में हम लोग सोयाबीन के उत्पादन पे दूसरे नंबर पे आपको चले गए, क्योंकि राज्य में धीरे धीरे मतलब फसल एक दो बार खराब हो गई। उसके बाद कई सारे किसान राज्य में जो सोयाबीन से बाहर निकल रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर लोग सोयाबीन और ज्यादा उसका बोना वगैरह आपको कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में ये थोड़ा सा आपको कम हो गया। तो वी आर ऑन द रैंक सेकंड। सालों से हम लोग नंबर 1 पे थे, अभी हम लोग इसमें दूसरे नंबर पे हैं। उसके बाद वीट या गेहूं, तो गेहूं के उत्पादन में हम लोग सेकंड नंबर पे है। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश को क्रॉस करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। मुझे लगता है हम लोग उत्तर प्रदेश को शायद ही कभी क्रॉस कर पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो उत्पादन हमसे कम से कम 2.5 गुना है, 2.5 टाइम्स आपको है। तो वीट के उत्पादन में हम लोग दूसरे नंबर पे ना। ये बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग पंजाब से भी आगे हैं, क्योंकि पंजाब में गेहूं चावल दोनों होता है ना, तो दोनों को इक्वली डिवाइड कर सकते हो। हमारे यहाँ पे गेहूं पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, धान वगैरह कम। धान या जो चावल है वो हमारे यहाँ पर काफी कम आपको बोए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला जो है वो ज्वार है, ज्वार बोल सकते हैं। तो ज्वार के उत्पादन में हम लोग 8वें नंबर पे हैं, काफी पीछे हैं। पहले नंबर पे है आपका महाराष्ट्र। तो ज्वार के उत्पादन में भी अराउंड द 8th प्लेस। एक समय पे ज्वार में भी हम काफी आगे हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे किसान ज्वार से निकल के सोयाबीन वगैरह की तरफ आपको जाने लगे। तो इसलिए मध्य प्रदेश में ज्वार आपको काफी कम होता है। उसके बाद ग्राम या चना, तो चने के उत्पादन में हम लोग दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे आपको आ गए हैं। ठीक है। पहले हम एक समय पे पहले नंबर पे हुआ करते थे, पहले नंबर पे है राजस्थान। ये जो भी पूरा डेटा है ये है जो यूनियन इकोनॉमिक सर्वे, केंद्र सरकार का जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है उसका पूरा डेटा मैंने यहाँ पे लिया है। ये एडवांस एस्टिमेट वगैरह का डेटा नहीं है। तो जो भी इकोनॉमिक सर्वे का डेटा था वही डेटा है। फिर मेज या मक्का, तो मक्का के उत्पादन में हम लोग दूसरे नंबर पे हैं। पहले नंबर पे कर्नाटक है। कर्नाटक इज द फर्स्ट ऑन आपका मेज प्रोडक्शन। तो वी आर ऑन द सेकंड नंबर। मेज मतलब मक्का होता है। तो एक समय पे मक्का में भी हम पहले नंबर थे, लेकिन इस साल मक्का के अंदर हम लोग दूसरे नंबर पे। ठीक है। क्या क्या चीजें हैं, टोटल पल्सेस, कुल जो दाल है उसमें पहले नंबर पे, सोयाबीन पे दूसरा, गेहूं में दूसरा, ग्राम में दूसरा, मक्का में दूसरा, फिर ज्वार में 8वां नंबर है ना, ज्वार में 8वां नंबर। ये तमाम नंबर आपको याद रखना। ओके। उसके बाद टोटल जो फूड ग्रेन है, कुल खाद्यान्न उत्पादन, तो कुल खाद्यान्न उत्पादन उसमें गेहूं, चावल, ये जितने भी खाद्यान्न होते हैं, खाद्यान्न मतलब स्टेपल फूड, जो हम भोजन के रूप में खाते हैं, मतलब जो स्टेपल फूड है ना, जैसे मक्का हो गया, ज्वार हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये स्टेपल फूड होते हैं। तो इन स्टेपल फूड या खाद्यान्न, तो कुल खाद्यान्न उत्पादन में वी आर ऑन द सेकंड नंबर। और पहले नंबर पे है आपका उत्तर प्रदेश। तो यूपी इज द फर्स्ट इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन। और स्पेशली गेहूं का उत्पादन ज्यादा होने के कारण हम लोग फूड ग्रेन प्रोडक्शन या कुल जो खाद्यान्न उत्पादन है उसमें दूसरे नंबर पे है। ठीक है। उसके बाद कॉटन के अंदर आप देखोगे तो इन कॉटन प्रोडक्शन वी आर ऑन द 7th नंबर। पहले नंबर पे क्या है, पहले नंबर पे आपका महाराष्ट्र आपको है ना। देखो, कॉटन एक समय भी मध्य प्रदेश में काफी होता है। जितने भी ट्रॉपिकल एरिया होते हैं या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, उन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बड़े लेवल पे आपके कपास का उत्पादन होता है। तो मध्य प्रदेश 7वें नंबर पे है, पहले नंबर पे आपका महाराष्ट्र है। ठीक है। उसका रैपसीड और मस्टर्ड, राई और सरसों, इसके उत्पादन में हम लोग दूसरे नंबर पे हैं। इसकी लिस्टिंग हमेशा साथ में की जाती है। ऑलमोस्ट एक जैसी ही फसल होती है, मतलब अंतर काफी है, बट रैपसीड और सरसों, राई और सरसों को साथ में देखा जाता है। तो राई और सरसों के उत्पादन में हम लोग दूसरे नंबर पे हैं, पहले नंबर पे आपका पंजाब है। ठीक है। उसके बाद बाजरा का उत्पादन, तो बाजरे के उत्पादन में हम लोग 5वें नंबर पे, 5th प्लेस पे हैं। राजस्थान वॉज द फर्स्ट स्टेट, पहले नंबर पे राजस्थान है। बाजरा में हम लोग 5वें स्थान पे है ना। बाजरा भी मध्य प्रदेश में जो एरिड एरिया होता है, सूखा जो क्षेत्र होता है, तो एरिड एरिया की फसल आपको होती है जहां पर बारिश वगैरह कम होती है। तो राजस्थान इज द फर्स्ट स्टेट। उसके बाद हम लोग बात करें कि शुगर केन, गन्ना उत्पादन, तो गन्ना तो हमारे पे बहुत कम उत्पादित आपको होता है। धीरे एक समय ऐसा था जो मध्य प्रदेश गन्ना उत्पादन में काफी ज्यादा अग्रणी था, लेकिन धीरे धीरे हम लोग गन्ना उत्पादन में काफी पीछे चले गए। और वो एक तरह से सही भी हुआ। जैसे यूपी है, तो यूपी नंबर 1 पे है। तो यूपी गेहूं में भी नंबर 1 पे है, टोटल फूड ग्रेन में भी नंबर 1 है, और आपके गन्ने में भी नंबर 1 है। बहुत ज्यादा बड़ा एरिया है वहां पे फसल के लिए, मतलब
टोटल जो इरिगेटेड एरिया बहुत ज्यादा है, इतनी सारी कनाल्स है, रिवर्स है, बढ़िया खेती वहां पर आपको होती है शुरू से ही। तो हम लोग 10वें नंबर पे, एक समय पे हम लोग भी दूसरे तीसरे नंबर पे आते थे, लेकिन धीरे धीरे हमारी रैंकिंग इसके अंदर आपको घटती गई। नाउ वी आर ऑन द 10th प्लेस। ठीक है ना भाई, हम शक्कर खरीद के खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वापस हमको गन्ने के झोल में नहीं फंसना। बड़ी मुश्किल से हमारे किसान इस गन्ने के झोल से बाहर निकल पाए। उसका जो तूर होता है, तुअर दाल या अरहर भी हम बोलते हैं, इसके उत्पादन में हम लोग 6ठे नंबर पे हैं। पहले नंबर पे है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, तो यूजुअली हमारे यहाँ पे तुअर दाल जो है अरहर बोलते हैं, या इंग्लिश में उसको तूर बोला जाता है, TUR तूर। तो तूर या तुअर के उत्पादन में या अरहर के उत्पादन में हम लोग राज्य देश के अंदर आपको 6ठे स्थान पे, 6th प्लेस पे आपको है। ठीक है, उसके बाद अगला जो रैंकिंग है, टोटल ऑयल सीड हम बोल सकते हैं, जितने भी बोलते हैं तिलहन जिसको हम बोलते हैं, तो तिलहन के अंदर भी 9 ऑयल सीड्स आपको होती हैं। राजस्थान पहले नंबर पे, हम लोग दूसरे नंबर पे। जैसे जितने भी तिलहन होता है, राई हो गया, सरसों हो गया, सोयाबीन हो गया, रैपसीड हो गया, फिर और भी ऐसी फसलें होती है जो जिनसे तेल निकलना, तिल हो गया, जो नहीं सॉरी तिल वगैरह हो गया। तो ऐसे करके 9 टोटल पल्सेस होती है जो ऑयल के लिए, मतलब बहुत सारी होती है बट 9 मेन होती है। तो उन ऑयल सीड जो है, या बोल सकते हैं कि जो तिलहन उत्पादन है, कुल तिलहन उत्पादन, उसमें हम लोग 90 नंबर पे है ना, सॉरी 2nd नंबर पे है। 9 ऑयल सीड का पूरा ग्रुप होता है, उसके अंदर अब जैसे टोटल पल्सेस भी पहले नंबर पे है, फिर तुअर वगैरह हमने अलग अलग देखा, उस प्रकार से टोटल ऑयल सीड के अंदर हम लोग दूसरे नंबर पे है। फिर ग्राउंडनट, या आपका देखो ग्राउंडनट्स के अंदर भी आएगा, ग्राउंडनट से भी या मूंगफली से भी तेल निकलता है। तो मूंगफली के उत्पादन में हम लोग 6ठे नंबर पे हैं। पहले नंबर पे है गुजरात। एक समय पे मध्य प्रदेश के अंदर सोयाबीन की जगह मूंगफली और कपास वगैरह बोया जाता था, अभी वो थोड़ा कम हो गया। अब इसके अंदर हम लोग 6ठे नंबर पे आपको आ गए। उसके बाद लेंटिल या मसूर जो है, मसूर के उत्पादन में हम लोग पहले नंबर पे, 1st नंबर पे। उसके बाद जो कोयला प्रोडक्शन है, तो कोयला प्रोडक्शन में हम लोग तीसरे नंबर पे, 3rd नंबर पे हैं। लेकिन याद रखना, सुनो एक बात याद रख लेना कि अभी रिसेंटली जो डेटा आया है, उस रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग वी आर स्लिप टू द 5th नंबर, 5वें नंबर पे हो गए। वो एग्जैक्ट डेटा मुझे प्रॉपर नहीं मिला, या मतलब प्रॉपर उसका मैं एनालिसिस किया था मैंने, लेकिन प्रॉपर मुझे मिल नहीं पाया। तो हम लोग शायद 5वें नंबर पे फिसल चुके हैं। अभी प्रॉपर डेटा उसका अपडेट आपको नहीं हुआ है, तो जैसे डेटा अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। लेकिन लगभग हम 5वें नंबर पे पहुंच चुके हैं। अभी के समय से आप देखोगे तो तीसरे के नंबर पे ही हैं। अभी एक और रिपोर्ट को मिनिस्ट्री ऑफ कोल की एक रिपोर्ट आने वाली है, वो आएगी 1 मई को, तो उस पर हम लोग हैं। बट अभी आप तीसरे नंबर पे याद रखना, 3rd नंबर पे याद रखना। उसके बाद एरिया कवरेज अंडर द ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना, जैविक कृषि। तो जैविक कृषि में हम लोग देश में पहले नंबर पे, 1st नंबर पे है। अब बोलोगे सिक्किम तो 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग है, बिल्कुल है। तो सिक्किम परसेंट के हिसाब से कि कुल वहां पर जितना भी एरिया है, जितनी भी वहां पर छोटू सा जो स्टेट है सिक्किम, है ना, तुम सुबह से रात में पूरा क्रॉस करके चले जाओगे, इतना छोटा स्टेट है। तो वहां पर टोटल जो एग्रीकल्चर एरिया है, उसके परसेंट के हिसाब से सिक्किम आपको है। लेकिन टोटल जो एग्रीकल्चर लैंड, कृषि भूमि है, उसके हिसाब से मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक कृषि होती है। तो जैविक कृषि के अंदर हम लोग जो है वो पहले नंबर पे हैं। उसके बाद जो कोर्स सरल होते हैं, या बोल सकते हैं हम लोग जो श्री अन्न जिसको हम बोलते हैं, तो ऐसे कई सारी फसलें होती है। सोरगम हो गया, मिलेट हो गया, फिंगर मिलेट हो गया, स्मॉल मिलेट हो गया, मक्का बार्ले वगैरह हो गया। इसमें हम लोग 4थे नंबर पे। जो कोर्स सरल होते हैं, मोटा अनाज जिसको हम बोलते हैं, एक तो कोडू गुटकी हो गया, वो अलग हो गया। तो जो कोर्स ग्रेन होता है, या बोल सकते हैं जो मोटा अनाज होता है, तो मोटे अनाज के अंदर ये श्री अन्न नहीं है, याद रखना, है ना, श्री अन्न बोल दिया शायद। तो जो मोटा अनाज होता है, तो उसके अंदर सोरगम, सोरगम मतलब आपका कोई सरसों वगैरह होता है नहीं, सोरगम मतलब जो होता है शायद। फिर मिलेट, है ना, उसके बाद फिंगर मिलेट और स्मॉल मिलेट, मेज वगैरह, मक्का वगैरह। और बार्ले मतलब वही आपका वो हो गया, बार्ले मतलब आपका जो हो गया। तो इसके उत्पादन में हम लोग आपके 4थे नंबर पे हैं। पहले नंबर पे राजस्थान। सबका हिंदी नाम मुझे नहीं पता है, तो एक बार मैं देख के बता दूंगा। तो मुझे पता है कौन सा क्या होता है, लेकिन हिंदी एग्जैक्टली नाम नहीं पता। तो सोरगम, मिलेट, फिंगर मिलेट, स्मॉल मिलेट, मेज, इन सबके उत्पादन में 4थे नंबर पे, राजस्थान पहले। ये ग्रुप में मैं डाल दूंगा कि इन सबका हिंदी क्या होता है। तो हम राजस्थान इसके अंदर आपको पहले नंबर, हम लोग इसमें 4थे नंबर पे हैं। ओके, उसके बाद हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन, या आप बोल सकते हैं कि हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग इसको, जो बागवानी उत्पादन है, बागवानी उत्पादन में हम लोग 13वें नंबर पे। अब देखो कृषि में हम लोग इतना आगे निकल गए ना कि हम लोगों को बागवानी उत्पादन का इतना ज्यादा वो नहीं रहा। तो बागवानी में हम लोग काफी पीछे चले गए। और जो अब बोल सकते हैं कि जो खेती है उसमें हम लोग दूसरे नंबर पे आ गए। बागवानी में हम लोग काफी पिछड़ गए।
वी आर ऑन द 13th नंबर इन द हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन। उसके पोटैटो के उत्पादन में, आलू के उत्पादन में वी आर ऑन द 5th नंबर, पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है। फिर अनियन के उत्पादन में या प्याज या कांदा जो भी आप बोलो, उसके उत्पादन में हम लोग 2nd नंबर पे हैं। पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, हमेशा महाराष्ट्र ही नंबर 1 पे आपको रहता है। बहुत बड़े लेवल पे महाराष्ट्र में आपको प्याज उत्पादन आपको होता है, वहां पर उसको कांदा बोला जाता है, हमारे यहाँ भी कांदा ही बोला जाता है। फिर टमाटर के उत्पादन में हम लोग पहले नंबर पे हैं, क्या मस्त टमाटो है यार, ठीक है, तो पहले नंबर पे हैं। फिर फिश प्रोडक्शन में, मछली उत्पादन में हम लोग 13वें नंबर पे, 13 नंबर पे। आंध्र प्रदेश 1st नंबर पे है। तो मछली उत्पादन में बहुत पीछे है। उसका रीजन क्या है कि हमारे यहाँ ज्यादा मछली वगैरह खाते नहीं है एमपी में। उसके बाद हम कोई कोस्टल एरिया में नहीं रहते। उसके बाद हमारे जो पॉन्ड वगैरह, तालाब वगैरह हैं, उनमें भी मतलब मछली उत्पादन होता है, बट मछली इतना ज्यादा मध्य प्रदेश में फेमस नहीं खाने के लिए स्पेशली, तो कोस्टल एरिया भी नहीं है। तो जो कोस्टल स्टेट है उनके अंदर बड़े लेवल पे चीजें होती है। आंध्र प्रदेश इसलिए उसके अंदर आपको नंबर 1 पे, अराउंड 13 नंबर, 13वें नंबर पे आपको। चलिए उसके बाद हाँ, उसके बाद एक और अलग से लिख लो, ये मैं ऐड कर दूंगा। तो टोटल जो मिल्क प्रोडक्शन है, दूध उत्पादन है, तो टोटल मिल्क प्रोडक्शन है, मिल्क प्रोडक्शन के अंदर हम लोग तीसरे नंबर पे, 3rd नंबर पे है देश के अंदर। पहले नंबर पे यूपी है। तो मिल्क प्रोडक्शन में हम लोग तीसरे नंबर पे, लिख लेना, ये स्लाइड में नहीं है, ठीक है। उसके बाद कॉपर प्रोडक्शन की बात करें, कॉपर या आपके तांबे की बात करें, तो कॉपर प्रोडक्शन पे या दो चीजें यहाँ पर, कॉपर रिजर्व और कॉपर प्रोडक्शन। तो कॉपर जो रिजर्व है उसमें हम लोग तीसरे नंबर पे, कि मतलब हमारे पास कुल कितना टोटल कॉपर है, तो टोटल रिजर्व या टोटल जो तांबे का आरक्षण जो है या उसका जो रिजर्व है, उसमें हम लोग तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे है राजस्थान, दूसरे नंबर पे झारखंड, तीसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश रिजर्व के अंदर। लेकिन इसके उत्पादन में, प्रोडक्शन में, सो प्रोडक्शन के अंदर वी आर ऑन द नंबर 1। बहुत सारा जो कॉपर है वो प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, उत्पादित आपको करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये लगातार उत्पादित करते जा रहे हैं। क्या हो गया भाई, हाँ, तो उत्पादित करते जा रहे हैं। तो ये प्रोडक्शन के अंदर वी आर ऑन द नंबर 1, लगातार माइनिंग करते जा रहे हैं, जबकि रिजर्व के अंदर हम लोग तीसरे नंबर पे हैं। उसके बाद लाइमस्टोन प्रोडक्शन, या बोल सकते हैं कि जो चूना पत्थर होता है, उसके उत्पादन में हम लोग 2nd नंबर पे हैं। पहले नंबर पे राजस्थान है। तो लाइमस्टोन या चूना उत्पादन 2nd नंबर, पहले नंबर पे राजस्थान है। उसके बाद डोलोमाइट, डोलोमाइट के अंदर हम लोग पहले नंबर पे हैं, ठीक है। उसके बाद कोल प्रोडक्शन में बता चुका हूं, हम लोग कोल उत्पादन में तीसरे नंबर पे आपको है। मैग्नीज के उत्पादन में वी आर ऑन द नंबर 1, तो मैग्नीज में नंबर 1 है। फिर लाइमस्टोन में 2nd है, कोल में 3rd है, डोलोमाइट में 1st है, कॉपर में 1st है। ये कुछ कुछ मिनरल में वी आर ऑन द नंबर 1। डायमंड के उत्पादन में भी हम लोग नंबर 1 है, इकलौते ही है एक तरीके से। तो मध्य प्रदेश इकलौती ऐसी जगह है जहां पर डायमंड होता है। वैसे भी आंध्रा वगैरह में कुछ माइंस मिली हैं, एंड इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम कि वहां पर उत्पादन शुरू होगा। तो डायमंड के उत्पादन भी हमारा राज्य जो है वो नंबर 1 आपको है, ठीक है। उसके बाद जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है, उसके अंदर हम लोग एक्चुअली उसमें अलग अलग कैटेगरी होती है, अचीवर कैटेगरी हो गया या उसके अंदर परफॉर्मर कैटेगरी हो गया। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में अंदर वी आर ऑन द अचीवर कैटेगरी। अगर देखा जाए रैंक के हिसाब से, तो अगर रैंक के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो 4था नंबर हम लोग बोल सकते हैं, 4th नंबर बोल सकते हैं रैंकिंग के हिसाब से। बट हम लोग अचीवर, उसमें कैटेगरी अलग अलग है कि इससे इतने % ये कैटेगरी, अचीवर, परफॉर्मर या बैकग्राउंडर, ऐसे करके अलग अलग ग्रुप बने। तो वी आर ऑन द अचीवर कैटेगरी, 4थे नंबर पे हम लोग बोल सकते हैं मध्य प्रदेश को। ओके, उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान में वी आर ऑन द नंबर 1। स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण और शहरी दोनों में हम लोग नंबर 1 है, क्योंकि हमारा इंदौर 6 बार से लगातार, मेरा इंदौर है ना, हमारा, आप बहुत सारे इंदौर के भी होंगे, तो हमारा इंदौर जो है वो पहले नंबर पे है पिछले 6 सालों से। तो एक बार तो रामनाथ कोविंद ने भी बोल दिया, जो केवल राष्ट्रपति थे, तो राष्ट्रपति जी ने बोल दिया कि ये कोई मजाक नहीं है 6 बार लगातार टॉप करना। एक बार 2 बार हो गया तो कैसे हो गया, 6 टाइम कंटिन्यू, 6 बार लगातार। और हमारा जो भोपाल है वो भी तीसरे नंबर पे है, तो भोपाल की रैंकिंग भी इसमें काफी आपको अच्छी है ना। तो मध्य प्रदेश ओवरऑल जो रैंकिंग है उसमें नंबर 1 पे आपको है। उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान जो ग्रामीण है उसमें भी हम लोग नंबर 1 पे है। तो इन दोनों कैटेगरीज में हम लोग नंबर 1 है। फिर इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है ना, ये 2021 की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद रिपोर्ट अभी नहीं आई। तो 2021 का जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स था, इसमें हम लोग 13वें नंबर पे, भारत का नवाचार सूचकांक। तो नवाचार सूचकांक में हम लोग 13वें नंबर पे। पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे आपका कर्नाटक है। फिर खेलो इंडिया यूथ गेम अभी रिसेंटली हुए, एमपी में ही हुए, भोपाल, जबलपुर, इंदौर तमाम जगह पे उसके प्रोग्राम्स आपको हुए। उसके अंदर हम लोग तीसरे नंबर पे हैं, 1st नंबर पे महाराष्ट्र है, ठीक है।
तो टोटल जो मेडल टैली है, मेडल टैली के हिसाब से हम लोग तीसरे नंबर पे हैं। उसके बाद एसडीजी इंडिया इंडेक्स, ठीक है, इसके अंदर हम लोग 17 पोजीशन पे 17वें नंबर पे आपको हैं, और विद द 62 पॉइंट और परफॉर्मर कैटेगरी। अब ये क्या बला है भाई, ये क्या इंडेक्स होता है, तो पहली बार नाम सुना है ना। अब देखो होता क्या है कि हम लोगों को एक टारगेट मिला है। क्या टारगेट मिला है, पूरी दुनिया के देशों को टारगेट मिला है। ये टारगेट ये है कि 2030 तक हम लोगों को देश के अंदर जीरो हंगर, जीरो पॉवर्टी, ऐसे करके 17 अलग अलग टारगेट्स हैं। उन टारगेट्स के ऊपर हमको काम करना है, और वो 17 जो पैरामीटर हैं उन पैरामीटर्स पे हमको फंक्शन करना है। अब हर देश का कुछ कुछ रैंकिंग उसके अंदर आपको होगा, तो उससे हमारे देश के लोग या दुनिया भर के जो लोग हैं उनका विकास, उनका डेवलपमेंट आपको होगा। तो फॉर दैट रीजन हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसके लिए हम ये जो रैंकिंग है, मतलब स्पेशली ये एसडीजी इंडिया बनाया किसने, नीति आयोग ने। अब पहले क्या था, इसके पहले एक और टारगेट दिया था पूरी दुनिया को, उसका नाम था एमडीजी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, एमडीजी। अब एमडीजी में क्या हुआ, एमडीजी था 2000 से लेके 2015 तक, 2000 से लेके 2015 तक। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें हम थे 65, एकदम नीचे नीचे के स्टेट में आपको आ गए, हमने इसके ऊपर ज्यादा फोकस ही नहीं आपको किया। लेकिन अभी क्या हुआ कि जब 2015 से लेके 2030 तक, 15 से लेके 30 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या सतत पोषणीय विकास लक्ष्य जो है, सतत विकास लक्ष्य आपको दिए गए, और उन 17 लक्ष्यों में से 14 लक्ष्य ऐसे हैं जो एक पर्टिकुलर कंट्री को इंप्लीमेंट करना, बाकी 3 लक्ष्य इंटरनेशनल लेवल पे हैं। तो वो जो 14 लक्ष्य हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे आप, नेशनल लेवल पे आप कर सकते हैं, उनके लिए नीति आयोग ने रैंकिंग बनाई कि कौन सा राज्य इसमें आगे है। तो राज्यों के बीच में प्रतिस्पर्धा है, उनके बीच में कंपटीशन है, तो हम चाहते हैं कि सभी राज्य उसके अंदर नंबर 1 या धीरे धीरे आगे बढ़ जाएं। उसमें हम लोग जैसे अचीवर कैटेगरी, परफॉर्मर कैटेगरी, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो उसमें हम लोग परफॉर्मर कैटेगरी ओवरऑल 17 नंबर पे, 17वें नंबर पे परफॉर्मर कैटेगरी में 20-21 का आया है। 21-22 का एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट अभी नहीं आया है, ठीक है। चलिए, उसके बाद फॉरेस्ट कवर में वी आर ऑन द नंबर 1। इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 2021 की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंग राज्य का 25.14% जो भाग है, 25.14% जो भाग है मध्य प्रदेश का, वो वन के अंदर या वो फॉरेस्ट के अंतर्गत आपको आता है। बहुत सबसे ज्यादा फॉरेस्ट हमारे मध्य प्रदेश में आपको है, ठीक है। उसके बाद नेशनल गुड गवर्नेंस इंडेक्स, राष्ट्रीय सुशासन सूचकांक, ये रिपोर्ट अभी आई कुछ टाइम पहले। तो इस राष्ट्रीय सुशासन सूचकांक या इनोवेशन जो इंडेक्स है, इसमें भी हम लोग पहले नंबर पे, नवाचार या स्पेशली जो सरकारी योजनाएं हैं या जो गुड गवर्नेंस, सुशासन है, उसको एस्टैब्लिश करने पे वी आर ऑन द नंबर 1। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके उसको लागू करने में भी हम लोग पहले नंबर पे, फर्स्ट इन प्रधानमंत्री अर्बन वाला जो उसके अंदर, तो इसके माध्यम से हम लोगों ने टारगेट रहा है कि 2024 तक जितने भी लोग हैं भारत के अंदर, सभी लोगों का अपना खुद का घर हो, है ना, जो खुद बना सकते हैं, कोई बात अच्छी बात है। और जो गरीब व्यक्ति हैं, बीपीएल फैमिली या ईडब्ल्यूएस हो गया, इनके जो घर हैं वो सरकार बना के देगी, कुछ पैसा उनको देना पड़ेगा, कुछ सरकार आपको देगी। तो इसके अंदर भी हम लोग प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसमें हम लोग नंबर 1 पे है। फिर स्टेट ग्रीन सिटी इंडेक्स है ना। अब देखो जो ग्रीन सिटी है, तो ग्रीन सिटी इंडेक्स जो है, इसको लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। हमने क्या किया, एक ग्रीन सिटी इंडेक्स आपको बनाया। तो हमारे जो शहर हैं, हमारी सिटीज हैं, इन सिटीज को हम लोग ग्रीन सिटी आपको बनाने वाले हैं। ग्रीन सिटी मतलब इनको एक तरह से एक रैंकिंग बनाई कि जैसे इंदौर, भोपाल, जबलपुर, जितने भी शहर है मध्य प्रदेश में, उन शहरों को हम लोग ग्रीन सिटी के हिसाब से आपको रैंकिंग करें। तो उसके लिए अलग से इंडेक्स बनाया। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है। तो बोल सकते हैं कि राज्य का हरित सूचकांक है, ग्रीन सिटी इंडेक्स है, तो हरित शहर सूचकांक है। तो ये मध्य प्रदेश पहला राज्य, मध्य प्रदेश पहला नहीं है, मध्य प्रदेश पहला राज्य ऐसा करने वाला। ओके, उसके बाद और भी कई से, जैसे वाइटल स्टैटिस्टिक और भी हम लोग देख लेते हैं। ये तो रैंकिंग आपको हो गई, ठीक है, तमाम रैंकिंग हो गई। एक और रैंकिंग और लिख लो, अलग से लिख लो, वो है आपके CO2 इमिशन में। CO2 या बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो इमिशन है, इस इमिशन में वी आर ऑन द नंबर 3, तीसरे नंबर पे है। कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन में कितना, 3rd नंबर पे। पहले नंबर पे महाराष्ट्र है। तो राज्य के आधार पर भी नीति आयोग ने रिपोर्ट निकाली कि राज्य स्टेट के आधार पर कौन कौन किस नंबर पे है। तो वी आर ऑन द 3rd नंबर इन द CO2 इमिशन या कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन के अंदर। चलिए, ये तमाम रैंकिंग आपको याद रखेगा। अब हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश के कुछ वाइटल स्टैटिस्टिक्स के बारे में, ये मध्य प्रदेश के जो जनांकिनी के डेटा है इनके बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बर्थ रेट, जन्म दर। तो मध्य प्रदेश जो है वो जन्म दर में कितने नंबर पे, 24.5, 24.5 है।
क्या होता है जन्म दर? जन्म दर का मतलब होता है कि एक दिए हुए क्षेत्र में, है ना, एक जो गिवन एरिया है उसमें मतलब 1000 लोगों पे, 1000 लोगों पे एक साल के अंदर कितने बच्चों का जन्म होता है। 1000 लोगों पे कितने लोगों और ऐड हो गए, कितने और लोगों का जन्म हुआ, तो पर 1000 पॉपुलेशन कितने न्यू बर्थ, कितने नए बच्चे पैदा हुए। तो बच्चे नहीं पैदा होंगे ना, तो कितने बच्चों का जन्म आपको हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं बर्थ रेट। जन्म दर कितना है? 24.5, ठीक ठाक नंबर है, और कम करने की जरूरत है। उसके बाद अगर डेथ रेट की बात करें, मृत्यु दर की बात करें, तो मृत्यु दर के अंदर वी आर ऑन द 6.6, 6.6 है। ठीक है, मृत्यु दर मतलब क्या? 1000 पॉपुलेशन पे कितने लोगों की डेथ हो रही, कितने लोगों की मृत्यु हो रही इन गिवन पीरियड या एक साल में, उसको बोलते हैं मीडियन पॉपुलेशन। तो साल के मध्य में कितने लोगों की डेथ आपको हुई, तो हर साल ये जून में डेटा निकाला जाता है, इसलिए इसको मीडियन पॉपुलेशन बोला जाता है। तो इसका नंबर है 6.6, 6.6। और ये डेटा कहां से आया है? ये डेटा आया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, एनएफएचएस, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21, 2019-21। तो हर 2-3 साल में रिपोर्ट आपको आती है फैमिली हेल्थ सर्वे। ये 5वां सर्वे, एनएफएचएस 5 है। तो एनएफएचएस 5 का जो सर्वे था 19 से लेकर 21 में, उसका ये डेटा आपको है ना, चौथे के बाद पांचवा डेटा एनएफएचएस 5 है। तो उसके अकॉर्डिंग इट इज 6.6, 6.6। उसके बाद मध्य प्रदेश इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर, तो शिशु मृत्यु दर में 41.3। इसका मतलब क्या होता है कि 1000 बच्चों के जन्म पे, है ना, 1000 बच्चों के जन्म पे 41.3 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। बहुत बुरा नंबर है ये। तो 1000 बच्चे अगर पैदा हुए हैं तो उन 1000 बच्चों के पैदा होने पे 41.3 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। अब इसको देखो कि 10,000 पे 413, 1000 से निकालते हैं इसलिए पॉइंट में आपको है, तो 10,000 में 413, बट हमेशा 1000 से निकाला जाता है। तो 41.3 ये क्या होता है कि ये अगर और इसको डिटेल में जाऊं तो इसके अंदर हम लोग ये बोल सकते हैं कि बच्चे के पैदा होने के एक साल के अंदर, विद इन 1 ईयर, ये नंबर एक साल के लिए होता है। तो बच्चे के पैदा होने के एक साल के अंदर अगर किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उसको हम लोग इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट या शिशु मृत्यु दर में शामिल करते हैं। कितना? 41.3, बहुत ज्यादा है। ये कितना होना चाहिए पता है? वैसे तो 0 ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी सिंगल डिजिट में होना चाहिए, 1, 2, 4, 8 ऐसे सिंगल डिजिट में, बट अनफॉर्चुनेटली सिंगल डिजिट में नहीं है। उसके बाद जो अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट U5MR होता है, 5 साल से छोटे बच्चे। अब जैसे IMR जो है, इन्फेंट मोर्टिलिटी, शिशु मृत्यु दर, 1 साल के से छोटे बच्चे के लिए, उसी प्रकार से 5 साल तक के जो है, 5 ईयर तक के जो बच्चे हैं, उनके लिए एक अलग से इंडिकेटर हमने बनाया है, उसको बोलते हैं U5MR, अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट, है ना। अब ये क्या है? 5 साल से छोटे बच्चे, इनका नंबर है 49.2। तो हम लोग अलग अलग जगह मेजर करते हैं कि भाई एक साल में कितने बच्चों की डेथ हो गई, विद इन 5 ईयर कितने बच्चों की डेथ हो गई। तो विद इन 5 ईयर जो है 49.2 बच्चों की आपको डेथ हो जाती है, जो भी बहुत ज्यादा हॉरिबल नंबर आपको है। उसके बाद जो स्टनिंग का जो नंबर है, हाइट फॉर एज, है ना, ये है 35.2। ये क्या होता है? अब देखो, स्टंट का मतलब आपका होता है कि जो भी बच्चे की ग्रोथ होती है, विकास होता है, तो दो जगह से हम लोग 2 तरीके से मेजर करते हैं, एक उसका हाइट, एक उसका वेट, एक हाइट और एक वेट। ठीक है, कि बच्चा बड़ा हो गया, अरे छुटका रह गया, है ना, बोले अरे नहीं कितने साल का है, बोले 10 साल का है, तो अरे दिख तो रहा है कि 4 साल का है, 6 साल का है, तो बच्चे की हाइट नहीं बढ़ पाती। तो हम लोग हाइट और वेट दोनों हिसाब से बच्चे का डेवलपमेंट देखते हैं, क्योंकि अगर वो कम है, स्टनिंग और वेस्टिंग कम है, तो क्या हो गया? बच्चा कुपोषित हो सकता है, माल नरिश हो सकता है। इसलिए 2 नंबर होते हैं। स्टनिंग क्या होता है? हाइट फॉर एज, कि एज के हिसाब से बच्चे की हाइट कितनी है। एक स्टैंडर्ड होता है कि 5 साल के बच्चे की कितनी, 4 साल के बच्चे की कितनी, 3 साल के बच्चे की कितनी, 8 साल के बच्चे की कितनी। तो एज के हिसाब से हाइट बढ़ती रहती है। तो अगर बच्चे की हाइट, अगर जो गिवन स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड से, उस मानक से अगर कम है, तो उसको हम लोग स्टंट बोलते हैं। तो स्टंट के अंदर इट इज 35.2, 35.2। तो स्टंट है, इसके अकॉर्डिंग कितना है? 35.2 आपको हो गया, जो भी ज्यादा आपको नंबर है। उसके बाद जो वेस्टेड है, वेस्टेड का मतलब होता है वेट फॉर हाइट, है ना। तो वेट के हिसाब से हाइट का डेवलपमेंट, है ना। कई बार क्या ना, बच्चा छोटा रह गया, मोटा हो गया, तो वेट और हाइट का भी कॉम्बिनेशन होता है। तो एक पर्टिकुलर वेट के हिसाब से पर्टिकुलर हाइट होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? या तो बच्चा मालनरिश रह जाएगा, या कुपोषित रह जाएगा, या ओवर न्यूट्रिशन हो जाएगा, अत्यधिक पोषित हो जाएगा। दोनों कैटेगरी, या तो मोटा हो जाएगा या सूखा रहेगा यहाँ पे। तो हाइट फॉर वेट, हाइट के हिसाब से वेट होगा। तो हाइट फॉर वेट जो है, इसको हम बोलते हैं वेस्टेड, है ना। इसका हिंदी नाम मैं बता दूंगा, ये 19 है। 19 मतलब 19% बच्चे मध्य प्रदेश में ऐसे हैं जो वेट फॉर हाइट या वेस्टेड यहाँ पे, मतलब वेट के हिसाब से उनका हाइट जो है वो कम है। और यहाँ पर क्या है? हाइट के हिसाब से, उम्र के हिसाब से उनकी जो हाइट है वो कम आपको है। उसके बाद टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल प्रजनन दर, इसमें हम लोग 2 हैं। अब कुल प्रजनन दर क्या होता है? कुल प्रजनन दर का मतलब होता है कि कोई भी महिला जो है वो अपने जीवन काल में
या जो भी उनका प्रेगनेंसी पीरियड होता है, मतलब जो भी वो पीरियड जिसमें वो बच्चा पैदा कर सकती है, उस पीरियड में कितने बच्चों को जन्म देती है, कितने बच्चों को बर्थ आपको देती है, इट इज 2.0, है ना। अब कितना होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए, है ना, इतना ही होना चाहिए। अभी जैसे हम लोग कई बार बात करते हैं ना कि पॉपुलेशन कंट्रोल का कानून आना चाहिए वगैरह वगैरह, अभी हमको उसकी जरूरत नहीं है, ऐसा मंत्री जी ने लोकसभा में बोला है कि धीरे धीरे हम लोग जो नंबर चाहते थे वो अचीव हमने कर लिया। पहले हमारे यहाँ नंबर कितना 3, 3.5, 4 हुआ करता था, धीरे धीरे नंबर रिड्यूस हुए हैं और नाउ इट इज 2.0, इतना हमको चाहिए, है ना। अब आप बोलोगे सर और हम दो हमारा एक होना, नहीं नहीं, हम दो हमारे दो तक ही ठीक है। चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना ने अपनाई थी, और अब चाइना क्या कर रहा है कि अब चाइना अपने यूथ को बोल रहा है कि भाई बच्चा और पैदा करो, आगे की जनरेशन कैसे चलेगी। तो हम दो हमारे दो इज द बेस्ट कंसेप्ट फॉर इंडिया और फॉर एनी कंट्री, किसी भी देश के लिए। तो हम दो हमारे दो वाला कंसेप्ट है, चाइना ने हम दो हमारी एक अपनाया था, अब हम दो ही रह गए, तो दो के बाद बड़े ही नहीं आ गए। या कई सारे लोग तो ऐसे हो गए कि हम अकेले और वो वन मैन आर्मी बन गए, लड़का अकेला लड़की अकेली, वो बहुत सारे सिंगल्स आपको हो गए, तो वो चाइना में फेल हो गया। तो हम भी नहीं चाहते, तो हम दो हमारे दो इट्स द बेस्ट। तो टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है, 2 है। एक समय पे 3, 3.5 हुआ करता था, नो इट इज रिड्यूस। ओके, उसके बाद एक और नंबर होता है, उसको बोलते हैं नियोनेटल मोटिलिटी रेट, है ना। अभी हमने यूफाईएमआर और आया आपका आईएमआर देखा, अब ये क्या बोला है, अब एनएनएमआर नियोनेटल मोटिलिटी रेट, है ना। बोल सकते हैं इसको कि जो हिंदी में इसको बोल सकते हैं हम लोग जो जो भी इन्फेंट चाइल्ड, बहुत छोटा बच्चा आपको जो होता है ना, कितनी एज में, 28, तो 28 दिन के अंदर अगर किसी बच्चे की अगर मृत्यु 28 दिन के अंदर हो जाती, जन्म के विद इन 28 डेज, तो अगर विद इन 28 डेज अगर किसी बच्चे की अगर डेथ हो जाती है, तो उसको एनएनएमआर में हम लोग कहते हैं, ये नंबर है 29, कि कोई भी बच्चा पैदा हुआ तो 1000 बच्चों के जन्म पे 29 बच्चे जो हैं वो 28 दिन के पहले मर जाते हैं, है ना। ये भी बड़ा खतरनाक हो सकता है कि वो प्री मैच्योर डिलीवरी हुई हो, कोई और इश्यू यहाँ पर आपको हो, बच्चे की डेथ हो गई, ठीक है। तो ये तीनों नंबर अगर 28 दिन में अगर किसी बच्चे की डेथ हुई है विद इन 28 डेज, तो इसमें काउंट होगा। फिर उसके बाद अगर 1 साल के अंदर हुई है तो ये तो काउंट होगा ही होगा ना, ये तो होगा ही होगा। साथ में 1 साल के अंदर बच्चे की डेथ हुई है तो ये इसमें आएगा। फिर विद इन 5 ईयर आपको होगा तो ये नंबर इसमें आएगा। तो ये 5 साल वाला है ना, इसमें ये और ये सब एडेड है, इसमें ये ऐड है, इसमें ये ऐड है, फिर इसके अंदर ये दोनों नंबर भी आपको ऐड है, ये सब ऐड होते हैं एक दूसरे के अंदर, ठीक है। बट ये तीनों एनएनएमआर, आईएमआर और यूफाईएमआर तीनों याद रखना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखो इतना सब कुछ चीजें कि आपको वो सब चीजें भी याद हो जाएं जो कई बार एग्जाम में होगा ना, हेल्थ पॉलिसी वगैरह यूनिट नंबर 7 में आपको दिया हुआ है, तो वो आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो तमाम इंडिकेटर आपको यहाँ याद हो जाएंगे। तो इंडिकेटर भी याद हो जाएंगे और साथ में आपको पूरा सब कुछ चीजें याद हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल बर्थ, संस्थागत प्रसव, ये बहुत अच्छा नंबर है 90.7, 90.7। इसका मतलब होता है कि कितने प्रतिशत जो बच्चे हैं उनका जन्म अस्पताल में हुआ या हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई, इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल बर्थ, संस्थागत प्रसव। तो सरकार है ना, प्रधानमंत्री जननी योजना या आपका प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, इन योजनाओं के माध्यम से सरकार लगातार ट्राई करती है कि जो भी बच्चों के जन्म हो वो कहाँ पर हो, वो हॉस्पिटल में हो, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो। अदरवाइज क्या होगा ना कि घर पे बच्चा पैदा हुआ तो कोई बीमारी वगैरह हो गई, कोई और प्रॉब्लम आपको हो गया, बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, तो वो इशू ना हो इसके लिए सरकार कोशिश करती है कि 100% बच्चा अस्पताल में पैदा हो। उसके लिए पैसा वैसा सरकार भी देती है ना। अब इसमें क्या हुआ, 90.7 वेरी नाइस नंबर, हम लोग इसको वी आर मूविंग टुवर्ड द 100%। 90 भी बहुत अच्छा है, 100% तक हम लोग ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। 95, 96 हम लोग अगला जो डेटा आएगा उसमें हम लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये सब चीजें याद रखना। ये पूरा हेल्थ इंडिकेटर हो गया मध्य प्रदेश का, इसको एक बार वो देख लो अच्छे से। नवजात बोल सकते हैं, बहुत कम बच्चे हैं यार। ओके, थैंक यू पूजा। चलिए, मैंने तो कई सारे क्लासेस में देखा कि बच्चे लिखते हैं, मतलब टीचर भी लिखता है कि NFHS है, बर्थ रेट 24.5 है, फिर बच्चे ऐसे साथ में लिखते जाते हैं। ऐसा होता है ना, स्कूल में होता था क्लासरूम में, वैसे लिखते हैं। तो बहुत मेहनत से स्लाइड बनाई यार, वैसे रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिल रहा? तो भाई
और मैसेज करो अपने दोस्तों को, उनको बुलाओ, 100 नंबर तक तो पहुंचाओ एक बार। चलिए, उसके बाद अगला जो इंडिकेटर है ना, वो है सेंसस का डेटा हो गया। अब सेंसस में हम लोग देखेंगे तो वी हैव द मल्टीपल डेटा इन द सेंसस। क्या हो गया यार, चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, मुझे लगा मेरा बिगड़ गया। ओके, सेंसस की हम लोग बात करते हैं। सेंसस में अगर पॉपुलेशन मध्य प्रदेश की जनसंख्या की बात करें तो वी हैव 7.26 करोड़, 7.26 करोड़ हमारी कुल जनसंख्या है। और देश की पॉपुलेशन जो है वो है 121 करोड़, 121 करोड़। खैर मोदी जी बोलते हैं कि 134 करोड़, 134 करोड़, तो सरकार का कोई फिगर है कि 134 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है। बट हम बात करेंगे सिर्फ सेंसस की, जनगणना की। जो जनगणना हुई थी 2011 में, उसमें जो डेटा था उसके अकॉर्डिंग हमारी जनगणना 7.28 करोड़, 7.26 करोड़ है, 7 करोड़ 26 लाख। उसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी, तो मध्य प्रदेश की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है इट इज 286 पर स्क्वायर किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर 286। उसके बाद देश की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है इट इज 382, 382 एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी है 382, जबकि थोड़ी देश की, जबकि मध्य प्रदेश की 286 है। फिर मेल फीमेल रेशियो, या बोल सकते हैं आपका मेल फीमेल, या हिंदी में इसको बोलेंगे लिंगानुपात। तो लिंगानुपात जो है, तो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है 931, जबकि देश का जो लिंगानुपात है 943। देखो इसको भी लेके है ना, जो एनएफएचएस 5 आया था उसमें डेटा आया है इसका, और उसके अकॉर्डिंग इंडिया का तो 1006 पहुंच गया है। लेकिन जो लिंगानुपात है उसमें हम लोग इस डेटा को नहीं लिख रहे, क्योंकि वो एक सैंपल सर्वे होता है। वो हेल्थ वगैरह में ठीक है, वहां तक ठीक है। ठीक है, कितना है भाई साहब लिंगानुपात 943, जबकि मध्य प्रदेश का है 931। दोनों याद कर लोगे हो जाएगा। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से लेकर 2011 तक, अगर एमपी की बात करें तो इट इज 20.3, 20.3, जबकि जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है मध्य प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, वो है 17.7। मध्य प्रदेश में 20.3 और देश के अंदर आपका 17.7। तो देश के कंपैरिजन में जो मध्य प्रदेश है उसका ग्रोथ रेट या इसकी वृद्धि दर थोड़ी सी यहाँ पर आपको तेज है। तो देश में जो वृद्धि दर, इसका मतलब होता है डेकेडल ग्रोथ बोलते हैं, दशकीय जनसंख्या, कि 10 साल में टोटल पॉपुलेशन में कितना ग्रोथ रेट आपको आया। कि अगर 2001 के अंदर अगर 100 लोग थे, तो 2011 के अंदर बढ़ के कितने हो गए, 120 हो गए। तो 20% का ग्रोथ आपको हो गया। तो ये हम लोग डेकेडल ग्रोथ या दशकीय जनसंख्या इसको बोलते हैं। ओके, उसके बाद अगला नंबर है रूरल पॉपुलेशन, ग्रामीण जनसंख्या। तो मध्य प्रदेश के अंदर जो कुल जनसंख्या मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 72.4% जो है वो क्या है, वो ग्रामीण क्षेत्र आपको है। रूरल मतलब मध्य प्रदेश में अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 72.4 लोग कहाँ रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। जबकि रूरल एरिया देश में बात करें तो 68.9, ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, 72.4, 68.9, इट्स नॉट सो मच डिफरेंट, ज्यादा अंतर आपको नहीं है। ठीक है, तो मतलब अंतर तो है, वैसे अगर देखा जाए तो 2-2.5% का अंतर है, पर ठीक है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो इतने लोग भारत के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में, सबसे ज्यादा ग्रामीण लोग रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र है आपके हिमाचल प्रदेश में, और सबसे कम है आपके गोवा के अंदर। चलिए, उसके बाद टोटल जो वर्किंग पॉपुलेशन, पूरे कार्यशील जनसंख्या की टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग काम करते हैं, वर्केबल पॉपुलेशन, मेल फीमेल सब। और वर्केबल पॉपुलेशन का जो नंबर है ये होता है 15 से लेके 59, 15 से लेके 59 तक आपको होगा। इसमें मध्य प्रदेश के 43.5% लोग, 43.5% पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश, ये कार्यशील जनसंख्या, काम करने जाते हैं, कुछ ना कुछ काम करने जाते हैं। ठीक है, महिला पुरुष सब आपको शामिल है। जबकि देश के अंदर यही नंबर जो है 39.8 है ना, तकरीबन 40%। तो हम लोग देश से आगे हैं, इंडिया से आगे, मतलब पूरे कंट्री से आपको आगे हैं, ओवरऑल कंट्री से हम लोग आगे हैं 43.5%, जो काफी ठीक ठाक नंबर है। इट इज ऑब्वियसली बात, मोर देन 100 आपको होना, मतलब मोर देन 50 होना चाहिए, बट 43.5 है। और इनमें उन्हीं लोगों को शामिल है जो कार्यशील है, 15 से लेके 59, पूरी पॉपुलेशन को इंक्लूड नहीं किया है। ओके, उसका अगला जो नंबर है फीमेल वर्किंग पॉपुलेशन, की कितनी महिलाएं काम करती है। तो राज्य में जितनी भी वर्किंग पॉपुलेशन है या वर्किंग एज में जो महिला 15 से लेके 59, उसमें मध्य प्रदेश के अंदर 32.6% महिलाएं काम करती है। मतलब लगभग 1/3 महिलाएं मध्य प्रदेश में वो कार्यशील है, काम करती है। जबकि इंडिया में हम देखेंगे तो मात्र 25.5% है, विच इज वेरी लेस, है ना, बहुत कम है। मतलब देश की 1/4 महिलाएं हैं वो काम करती है, जबकि मध्य प्रदेश में ये नंबर लगभग 1/3 है, मतलब 1/3 है। फिर एग्रीकल्चर इन टोटल वर्किंग पॉपुलेशन, कुल जो कार्यशील जनसंख्या है ना, कितनी है, ये 43.5। तो कुल कार्यशील जनसंख्या में से कितनी जनसंख्या कृषि के ऊपर आपको निर्भर है, तो ये मध्य प्रदेश में 31.2, 31.2। तो मध्य प्रदेश की जो टोटल वर्किंग पॉपुलेशन है या
तो कुल जो कार्यशील जनसंख्या है, उस कार्यशील जनसंख्या में से 31% लोग जो है वो एग्रीकल्चर पे, कृषि पे आपको निर्भर है, जबकि यही नंबर इंडिया के अंदर मात्र 19.9 है, 19.9 है, क्योंकि पूरे देश में देखा जाए तो सर्विस और इंडस्ट्री पे भी लोग ज्यादा डिपेंडेंट है, बट मध्य प्रदेश में ये 31% लोग हैं जो टोटल वर्किंग कुल कार्यशील जनसंख्या में से 31.2% जो लोग हैं वो किस पे निर्भर हैं, वो कृषि पे आपको निर्भर है। तो एग्रीकल्चर इन टोटल वर्किंग पॉपुलेशन। फिर अगला नंबर है एग्रीकल्चर लेबर इन टोटल वर्किंग पॉपुलेशन, कुल कार्यशील जनसंख्या में से कृषि मजदूर, एग्रीकल्चर लेबर कितने बोलते हैं, लैंडलेस लेबर है, लैंडलेस लेबर या भूमिहीन मजदूर कितने हैं, तो टोटल जो भूमिहीन मजदूर हैं वो 38.6 है, 38.6 है, ये भी काफी ज्यादा है, जबकि इंडिया के अंदर यही नंबर जो है वो 17.9 है, 17.9। अब ये देखो कौन होते हैं जो कृषि मजदूरी है, कृषि के क्षेत्र में जाके मजदूरी करते हैं, लैंडलेस लेबर आपको होते हैं, तो उनकी संख्या 38.6 है। अब दोनों मिला दें, इसके पहले कितना था, 31.3 था, इन दोनों को अगर हम लोग मिला दें तो तकरीबन ये नंबर जो है कितना हो जाएगा, 39 और 69। तो मध्य प्रदेश की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका लगभग 70% जो लोग हैं वो कृषि और उसके गतिविधि पर निर्भर आपको करते हैं, 70% के आसपास वो, और ये दोनों मैट करते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ मर्ज भी करते हो, कुछ ऐसे भी लोग हों जो उनकी खेती भी हो, एग्रीकल्चर भी करते हो, मजदूरी भी करते हो, दोनों चीजें हैं। फिर भी अगर ये नंबर मोटे मोटे तौर पर 60% से ज्यादा है, 60% के आसपास है, तो देश की जो राज्य की जो कुल वर्किंग पॉपुलेशन है, उस कुल वर्किंग पॉपुलेशन का तकरीबन 60% एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर लेबर सब मिलाते तो 60% चला जाता, दोनों को अलग अलग भी याद रखना है। उसके बाद देश में नंबर 17.9 है। फिर फैमिली इंडस्ट्री है ना, तो कितने लोग जो है वो खुद की फैमिली इंडस्ट्री में आपको हैं या आपके परिवार के व्यापार के ऊपर आपको है, तो ये नंबर जो है इट इज 3% इन इंडिया और इन एमपी और 2.6% इन द एमपी। इसका मतलब क्या होता है, फैमिली इंडस्ट्री, कोई भी अपने खुद का परिवार, कोई भी कुटीर उद्योग हो गया, कोई दूसरी आपका उद्योग हो गया, तो ये वो नंबर है। एक मिनट, जो लोग अपने खुद के व्यापार में अपना खुद का बिजनेस करते हैं, खुद का व्यापार आपको करते हैं, तो फैमिली इंडस्ट्री है, परिवार का कोई व्यवसाय है, उसमें तो 3% लोग फैमिली व्यापार में काम करते हैं, भारत के अंदर वही नंबर 2.6 है। तो उसके बाद शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, अनुसूचित जाति जनसंख्या, तो अनुसूचित जाति जनसंख्या मध्य प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है उसका 15.6% अनुसूचित जाति एससी पॉपुलेशन है, वही देश की कुल पॉपुलेशन का 16.6% जो है वो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है। फिर हम लोग बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, तो जो कुल अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है मध्य प्रदेश में वो जो है वो 21.1 है, मतलब मध्य प्रदेश के अंदर हर पांचवा व्यक्ति, हर 5th पर्सन जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन या जनजाति जनसंख्या आपको है। तो 21.1 21.1 शेड्यूल ट्राइब या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या हर पांचवा व्यक्ति, जबकि यही नंबर अगर भारत में बात करेंगे इट इज ओनली 8.6। ठीक है, तो मध्य प्रदेश अगर देखा जाए ना तो शेड्यूल 5 वाला स्टेट है, अनुसूचित 5 वाला राज्य, बहुत सारे जो ये मतलब मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों, मध्य प्रदेश का पूर्वी और पश्चिमी दोनों जो छोर है, बड़े लेवल पे वहां पर पॉपुलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन आपको रहती, भील, गोंड, भारिया, सहारिया, तमाम जनजातियां आपको रहती है। ठीक है, तो ये 8.6% है, देश के अंदर थोड़ा कम नंबर है, मध्य प्रदेश में 21.1 यहाँ पे नंबर है। उसके बाद पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय की बात करेंगे, तो प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो हम दो तरीके से निकालते हैं, एक निकालते हैं करंट प्राइस के हिसाब से और दूसरा हम लोग निकालते हैं कांस्टेंट प्राइस के हिसाब से। ठीक है, तो एक होगा करंट और दूसरा हो गया कांस्टेंट। अगर करंट प्राइस के हिसाब से अगर हम लोग देखें, करंट प्राइस मतलब प्रचलित मूल्य कि अभी के समय पे कितना है, तो करंट प्राइस के हिसाब से मध्य प्रदेश का जो प्रति व्यक्ति आय है इट इज 1,40,583, 1,40,583। कितना, 1,40,583। ये क्या है, ये मध्य प्रदेश की जो है वो प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम है। अब भैया देश में कितनी है, तो देश में ऑब्वियसली बात ज्यादा आपको होगी। ठीक है, तो अगर इंडिया की बात करें तो ओके, तो ये पूरा इंडिया का, ये कांस्टेंट नहीं है, ये भी करंट है, इट इज ऑल्सो करंट, ये भी करंट है ना, ये देश का करंट है। तो देश का जो पर कैपिटा इनकम है वो है 1,70,620, जबकि एमपी की जो पर कैपिटा है वो 1,40,583 है, 1,40,583 है ना, पर
पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति प्रति साल कितना, 1,43,583। इंडिया की 1,70,652। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। उसके बाद जो कांस्टेंट रेट है, कांस्टेंट में क्या होगा 2011-12 के हिसाब से, तो हम लोग एक भी आधार वर्ष एक बेस ईयर रखते हैं, तो इन दैट केस द बेस ईयर इज 11-12, 2011-12। तो 2011-12 जो बेस ईयर है उसके हिसाब से हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है या हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो मध्य प्रदेश की 65,023 है। ये 2011-12 के हिसाब से है ना, कांस्टेंट प्राइस है। और ये क्या है, ये करंट प्राइस है। तो ये 65,023 है, जबकि इंडिया के अंदर यही नंबर 96,522 है, 96,522 है। ठीक है, दोनों नंबर, आपको कौन सा नंबर याद रखना है, यूजुअली यही नंबर काम में आता है। ये नंबर नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, ये नंबर होता है। आपसे जब भी पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, वो करंट ही पूछ रहा है, ये मान के चलना। अगर वो बोलेगा भाई कांस्टेंट कितनी, तो बताना है आपको कांस्टेंट, अदरवाइज कांस्टेंट आपसे नहीं पूछेगा, वो कभी नहीं आएगा। ठीक है। समय पे चल रहा है अनअकैडमी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑफर, और इस ऑफर के अंतर्गत आपको अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे मिल रहा है 7 डे का फ्री सब्सक्रिप्शन, 7 दिन का बिल्कुल मुफ्त सब्सक्रिप्शन आपको मिलने जा रहा है। अब देखो, ये जो 7 डे का सब्सक्रिप्शन है, इस सब्सक्रिप्शन को आपको 1 तारीख से लेके 3 तारीख के बीच में रिडीम करना पड़ेगा, आज या आपके परसों तक, मतलब आज कल और परसों 3 दिन तक ये ऑफर आपको है। और इस 3 दिन में अगर आप इसको यूज कर लेते हैं तो आपको मिलेगा 7 डे का फ्री ट्रायल। उसके लिए सिंपली आपको कोड यूज करना पड़ेगा पवन लाइव, मेरा कोड यूज करो और 7 डे का जो फ्री ट्रायल है, फ्री ट्रायल आपको मिल जाएगा। उसके अलावा एक जीत करके बैच है एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, एमपीपीएससी पुलिस और कांस्टेबल के लिए। उसके अलावा जीत करके जिद करके एक बैच है, जो 30 डे का एक मैराथन बैच आपको है, जो 1999 में आपको मिल रहा है। जेल प्रहरी का एक बैच है, एमपीजीके का एक बैच है। ऐसे कई सारे बैचेस अभी के समय पे आने वाले हैं, और इन बैचेस के माध्यम से आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करें। व्यापम और एमपीपीएससी दोनों का सब्सक्रिप्शन आपको एक साथ मिल सकता है। तो अभी जाएं और अभी जाके अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज कीजिए। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द लेक्चर, इसको लाइक किए, और जो इसका लिंक है वो द 7 डे फ्री ट्रायल, ये आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। थैंक यू।